हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। मैं कपिल सांडीले आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी जो पढ़ाई हो रही है वो अच्छे से हो रही है और आप सेटिस्फाई हैं अपनी पढ़ाई से। अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाई आप अपनी मेहनत से ही हो सकते हैं। और अगर आप अच्छे सिंसियर बच्चे हैं तो उनके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी, जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं। अगर पढ़ने में आप सीरियस हैं, सिंसियर हैं, तो आपको वो सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए जो हम आपको बताते हैं। तो सिंसियरिटी अगर नहीं है तो फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। रेगुलर पढ़ाई आपको करनी है, उसमें आपको कंटेंट भी पढ़ना है, जो आपका सिलेबस है वो भी पढ़ना है, और उसका रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस सेट भी करने हैं। ठीक है, ये सारे चीजों को फॉलो कीजिए, कंटेंट को पढ़िए, फिर उसको बार बार रिवाइज कीजिए और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट या टेस्ट देते रहिए। ठीक है, तो ये करिए। और टेस्ट टेस्ट आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। मतलब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको पसंद है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पहली बात तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको जो है क्लासेस जो है रेगुलर मिलती रहे। केवीएस पीआरटी की वैकेंसी और डीएसपी पीआरटी की वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकती है, क्योंकि दोनों का ही प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपनी तैयारी को अभी से धार देना शुरू करें, बाकी बच्चों से पीछे न रहें। अपनी अगर आप सिंसियर हैं और जॉब पाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप हमारे केवीएस पीआरटी की कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, द फीडियाज एकेडमी की ऐप। उस फीडियाज एकेडमी की ऐप में आपको दोनों ही कोर्स अवेलेबल हैं। और इसमें खास तौर से केवीएस पीआरटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने केवीएस पीआरटी ने जो टॉपिक दिए हुए हैं, इसके लिए केवीएस ने जो टॉपिक दिए हुए हैं वो टॉपिक हमने उसमें इंक्लूड किए हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है, तो हमने इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ईवीएस, साइंस, पेडागोगी, मैथ्स और कंप्यूटर इसको इंक्लूड किया है। इसका प्राइस जो है आपको जो होगा वो 2499 होगा। आप फीडियाज 30 नाम से कोड उसमें अप्लाई करें तो आपको ये 30% डिस्काउंट से आपको मिल जाएगा। ये कैपिटल में लिखना है फीडियाज 30। ठीक है, तो आपको ये 30% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो आप उससे जुड़ के हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो अपनी जो है क्लासेज रेगुलर ले, क्योंकि क्लासेज रेगुलर आ रही है, किसी न किसी सब्जेक्ट की रेगुलर उसमें आपको आती जा रही है। ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो डीएसपी पीआरटी से भी जुड़ना चाहें तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें भी आप फीडिया 30 अगर कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब आप क्वेश्चन सेशन की तरफ। हाँ, एक और चीज है, हमने टेस्ट सीरीज दोनों की लॉन्च की है, डीएसएसबी पीआरटी की भी और केवीएस पीआरटी की। तो आप उससे जुड़ सकते हैं और आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन और टेस्ट यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। रिवीजन से आप सीखेंगे, टेस्ट से आप चेक करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे और उसके बाद फिर अपने आप को टेस्ट करेंगे। तो जितने ज्यादा रिवीजन होंगे उतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में बैठेंगे। आप कॉन्फिडेंस अगर एग्जाम में लेके जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम रिवीजन करें। अदरवाइज आप वहां अगर कम रिवीजन करके गए तो लो कॉन्फिडेंस में जाके बैठेंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे रिलेटेड, उसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। मराठी न्यूज़पेपर केसरी वाज एडिटेड बाय होम। मराठी अखबार केसरी का संपादन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या सरोजिनी नायडू। तो आप सभी को पता है कि दो अखबार हमेशा कंफ्यूज करते हैं, पहला है केसरी और दूसरा है मराठा। ये दोनों अखबार शुरू किए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। हमारा सही आंसर ये होगा बी। और बाल गंगाधर तिलक ने दो अखबार शुरू किए और इसमें इनकी लैंग्वेज भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिए, मराठा जो था वो मराठी में नहीं था, ध्यान रखिए। ठीक है, ये इंग्लिश में था। और इसके बाद जो दूसरा है वो बच गया किसका? मराठी का। दो अखबार शुरू किए गए। इसके अलावा शिवाजी फेस्टिवल शुरू किया गया इनके द्वारा। शिवाजी फेस्टिवल शुरू किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने जो गणपति फेस्टिवल आजकल मनाया जाता है वहां पर, वो गणपति फेस्टिवल भी इन्होंने शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने गीता रहस्य नाम से किताब लिखी, गीता रहस्य। उसके साथ साथ एक किताब और लिखी, द आर्कटिक होम इन वेदा। ये किताब भी इन्होंने लिखी है। एक इनका स्लोगन है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ठीक है, ये गर्म दल के नेता थे।
कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। तो बहुत सारे फैक्ट आपको समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर भी हमने चेक कर लिया किसे, बिल्कुल ठीक है। लाला लाजपत राय वाज ए नेशनलिस्ट फ्रॉम, कहां से राष्ट्रवादी थे, किससे बिलोंग करते थे, कहां किस स्थान से बिलोंग करते थे। देखिए लाला लाजपत राय, आपको तीन नाम याद रखने हैं, एक लाल लाला लाजपत राय, एक बाल बाल गंगाधर तिलक और एक पाल बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट मतलब ये गर्म दल के नेता थे, तो ये कांग्रेस के ही पार्ट थे। तो ये कौन से स्थान से बिलोंग करते हैं, लाला लाजपत राय का जो वर्किंग एरिया है वो पंजाब है, और यही पंजाब का मतलब है आज का पंजाब जो है भारत का पंजाब, ठीक है, प्लस जो पाकिस्तान में अब पंजाब का हिस्सा चाह चुका है उसमें भी इंक्लूड करेंगे। तो वहां पर ये लाहौर क्षेत्र में खासतौर से सक्रिय थे, और वहीं लाहौर में ही 1928 में जब साइमन कमीशन आता है, तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी वहां पर डेथ हो जाती है, इन पर लाठीचार्ज किया जाता है, इंटेंसली सिर पे हिट किया जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। तो इन्हीं का बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय की ये मौत का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर हमारा बिल्कुल सही आया, ठीक है, की भी देख लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद चित्तरंजन दास, इनमें से कौन सा आंदोलन चित्तरंजन दास के साथ संबंधित है। सी आर दास भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है, समय था 1920 में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया, गांधी जी ने शुरू किया, ठीक है। तो अब इस आंदोलन में सब चीजों का बायकॉट किया जा रहा था, और इसी दौरान सरकारी नौकरी जो थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो वर्क कर रहे लोग थे, ठीक है, उसके अंदर जो जॉब्स थी, जॉब्स को भी बायकॉट किया जाना था, ठीक है। अब बायकॉट के ही इस चरण में कुछ व्यक्ति हैं जैसे चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है, तो इन्होंने अपनी जो वकालत है वो छोड़ दी, ठीक है, और इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चित्तरंजन दास जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बिलोंग करते थे। बाद में गांधी जी द्वारा जब चोरा चोरी घटना हुई थी, चोरा चोरी घटना, पहले इसको चोरा चोरी कांड कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम कर दिया गया है घटना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थान है जहां पर 1922 में, ठीक है, 5 फरवरी 1922 में एक शांतिपूर्ण तरीके से लोग मार्च निकाल रहे थे, लेकिन उसको उनको उकसावे की कार्रवाई की गई और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, गोली चलाने की कोशिश की, और भीड़ गुस्से में हो गई और वहां पर 22 से 25 जो पुलिस वाले हैं उनको थाने में ही बंद करके आग लगा दी गई। तो गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर इसको वापस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सी आर दास का रोल ये है, सी आर दास काफी नाराज हुए और मोतीलाल नेहरू भी, तो वो चाहते थे कि जो अब 1919 का जो अधिनियम आया था, 1919 का एक अधिनियम आया था जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, और इसी के हिसाब से कुछ इलेक्शन होने वाले थे भारत में। तो यहाँ ये चाहते थे कि इसमें पार्टिसिपेट किया जाए, लेकिन बाकी कांग्रेस के जो लीडर्स थे जैसे वल्लभ भाई पटेल, वो चाहते थे कि अंग्रेजों की इस चीज का विरोध किया जाए, अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे, सरकार में शामिल होंगे, तो अंग्रेजों का विरोध कैसे होगा। और बाकी ये इनमें से सारे लोग समझ रहे थे, चित्तरंजन दास जो है, ये चित्तरंजन दास जी सोच रहे थे कि वहां पर जाकर असेंबली में जाकर ही उनके बिलों का विरोध किया जाएगा, उनकी कमियां निकाली जाएगी, वहां पर डिबेट में शामिल हुआ जाएगा। तो फिर से कांग्रेस का डिवीजन होने के चांस हो गए थे। पहला डिवीजन 1907 में हुआ था गर्म दल और नरम दल के बीच में, जो बाद में 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान फिर से मिल गए थे। यहाँ सूरत अधिवेशन था, ठीक है। तो अब यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन में मिलने के बाद फिर से कांग्रेस में अब यहाँ डिवीजन के चांसेस बन रहे थे 1922 के बाद। तो इनकी गांधी जी की मध्यस्थता के बाद ये इनको अलाउ कर दिया गया कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है स्वराज पार्टी, लेकिन ये कांग्रेस से अलग पार्टी नहीं थी, ये इसलिए इसको कांग्रेस स्वराज पार्टी कहते हैं, ताकि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो लड़े, लेकिन डिवीजन ना हो कांग्रेस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार वाज, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। तो ये एक संस्था बनाई गई थी, एक संगठन बनाया गया था एक व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति का नाम है बादशाह खां या अब्दुल गफ्फार खां। ये
आज के पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो प्रांत है, उत्तर पश्चिम जो फ्रंटियर है, सीमांत प्रांत कहते हैं इसको, ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, वहां से बिलोंग करते थे, लेकिन पहले ही भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, ये गांधी जी के फॉलोअर थे। तो गांधी जी के फॉलोअर थे तो मतलब अहिंसावादी थे, अहिंसावादी थे, ध्यान रखें। ये किस समय पे एक्टिव थे? जब 1930 में गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चला गया जिसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, आपको समय काल अगर पता होता है तो आप चीजों को याद कर पाते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया जा रहा था गांधी जी के द्वारा, उसी दौरान ये सक्रिय थे। कहां पर? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के द्वारा के वहां पर वो शांति पूर्ण तरीके से आंदोलन चला रहे थे। और उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम है खुदाई खिदमतकार। और इन्होंने एक सेना बनाई जो कि शांतिप्रिय सेना थी, जिसको कहते हैं रेड शर्ट आर्मी या लाल कुर्ती सेना। ठीक है, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है क्योंकि ये सीमांत है ना, ये फ्रंटियर नहीं है, ये सीमांत है, क्योंकि सीमा का अंत होता जा रहा है भारत की वहां पर। तो इस सीमांत पर ये एक्टिव थे, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि ये गांधी जी की तरह ही काम करते थे। और बाद में जब भारत का विभाजन हो रहा था तो ये उसके फेवर में भी नहीं थे, तो मजबूरी में इनको वहां रहना पड़ा बाद में। और इनको ये विदेशी हैं पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया पाकिस्तान के होते हुए। दूसरे विदेशी की बात करें तो नेल्सन मंडेला, जो कि हैं किस देश से बिलोंग करते? वो बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। रंग भेद नीति के खिलाफ काफी दिन जेल में रहे और बाद में उस नीति को खत्म करवा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु एस्टेब्लिश्ड नेशनल कांग्रेस? नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई है, देखिए ये कांग्रेस, कांग्रेस शब्द का मतलब होता है सभा, तो नेटल मतलब जो नेटिव लोग हैं उनकी। तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जी भारत में 1915 में आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत में आए, जिसे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, जो भारत के लोग जो बाहर रहते हैं उनके लिए दिवस मनाया जाता है। तो गांधी जी के आगमन के उसमें मेमोरी में इसको मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर नेशनल कांग्रेस जो है उसकी स्थापना 1915 से पहले 20 साल से ज्यादा गांधी जी कहाँ पर रहे थे? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में रंग भेद की जो नीति वहां पे चल रही थी, ठीक है, और जो भारत के लोग और एशिया के लोगों के साथ तो वहां पर डच लोगों के द्वारा वो भेदभाव किया जाता था, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। पहला सत्याग्रह अगर कहते हैं, फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी का अगर पूछा जाए तो वो वहीं पर किया गया था। उसके बाद वहां से आने के बाद भारत में फर्स्ट सत्याग्रह पूछते हैं तो फिर वो चंपारण में हो जाएगा। ठीक है, 1917 में। तो वहां पहला सत्याग्रह तो साउथ अफ्रीका में हुआ। तो यहीं पर गांधी जी ने कांग्रेस की स्थापना की जिसका नाम है नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल वॉज डिवाइडेड बाय ब्रिटिश इन द ईयर? किस साल में बंगाल का विभाजन ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था? तो सही आंसर इसका होगा, बताइए, 1910 से 1905 या 1920। तो बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो एक बड़ी घटना थी। इसके पीछे कारण क्या था? घटना इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए क्या हुआ, उस समय पे बंगाल में जो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, उसकी वजह से जो माहौल बन रहा था, ब्रिटिश सरकार जो है उससे डरी हुई थी और आंदोलन भी चरम पे था बिल्कुल। तो अंग्रेजों द्वारा उस समय पे भारत के वायसराय जो थे वो वायसराय कांग्रेस को भी पसंद नहीं करते थे और नेशनल मूवमेंट को भी दबाना चाहते थे, जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से लोगों में रोष था, लोग गुस्से में थे। और उसमें एक डिसीजन है 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अब देखिए भारत का ये हिस्सा है जहां पर सिक्किम है और ये इधर नॉर्थ ईस्ट है। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो बांग्लादेश है ये पहले भारत का हिस्सा था, तो बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और वो कहा तो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर किया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले, बड़ा प्रांत है, लेकिन असल में वहां पर नेशनल मूवमेंट को दबाया जा रहा था। मुस्लिम बहुल इलाके को अलग कर दिया गया, हिंदू बहुल इलाके को अलग कर दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिवाइड एंड रूल प्ले किया गया 1905 में। तो इसका विभाजन 1905 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज रिलेटेड विद द नेशनलिस्ट, किस राष्ट्रवादी के साथ जो है ये संगठन जुड़ा हुआ है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दो संगठन है, एक हिंदुस्तान, एक है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना सचिंदर सान्याल ने की थी, सचिंद्र सान्याल। और इसी से रिलेटेड और भी कई सारे लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद तो थे, चंद्रशेखर आजाद इसी से रिलेटेड थे। ठीक है, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल भी इससे रिलेटेड थे, जिन्होंने गाना लिखा है, गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल भी इसी से रिलेटेड थे। उसके बाद देखिए अशफाकुल्ला खां, वो भी इसी से रिलेटेड थे। ये सभी काकोरी घटना में शामिल थे। पहले का इसको काकोरी डकैती का नाम दिया जाता था इतिहास में, लेकिन मौजूदा जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने इसका नाम काकोरी घटना रखा है, जिसमें अंग्रेजी खजाना लूटा गया था काकोरी नामक स्टेशन पर। ठीक है, तो यहाँ इस उसके बाद जब ये लोग कुछ लोग इनमें से कुछ लोग पकड़े गए थे, तो इस संगठन को फिर से रिवाइव किया गया और इसका नाम HRA से कन्वर्ट करके HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और उसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे और भगत सिंह भी शामिल थे। ठीक है, ये तो कांग्रेस से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन ऐसे भी काट सकते हैं क्योंकि ये मूवमेंट जो है वो कांग्रेस का अहिंसावादी मूवमेंट माना जाता है और ये इधर ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट माना जाता है, क्रांतिकारी आंदोलन माना जाता है। भगत सिंह आंसर आ गया हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। दो व्यक्ति, दो वायसराय जो है जिनका बहुत बड़ा रोल रहा नेशनल मूवमेंट, उनकी भावनाओं को भड़काने में। एक तो लॉर्ड कर्जन, अभी मैंने बताया था 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है लॉर्ड लिंटन। इन्होंने भी कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से नेशनल मूवमेंट को भड़काने में जो है मदद मिली। इसमें से एक कार्य है वो है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आ गया। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो भाषाएं होती हैं, स्थानीय भाषाएं जो होती हैं, लोकल जो भाषाएं होती हैं, उनमें जो अखबार चल रहे थे, उस अखबार में अगर कुछ भी सरकार की आलोचना की जाती थी, ठीक है, तो उनकी चीजों को कन्फिस्केट कर लिया जाता था, यानी कि जब्त किया जाता था उनकी मशीनों को। ठीक है, और उनको सील कर दिया जाता था, तो थोड़ी भी आलोचना होने पर। ठीक है, तो एक ऐसा ही अखबार है जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। तो जब ये एक्ट आया तो इन्होंने पहले दिन, जैसे ये बंगाल में था, लोकल भाषा में था, तो बंगाली भाषा में, इन्होंने नेक्स्ट डे इसको इंग्लिश, रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि, क्योंकि इंग्लिश जो अखबार थे उन पे ये बाउंडेशन नहीं थी और भारत के बहुत सारे लोगों को इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आती है, तो इसमें क्रिटिसिज्म इतना, और इंग्लिश अखबार काफी अंग्रेजों द्वारा भी चलाए जा रहे थे, तो इसलिए इस पे इतना हार्श एक्शन नहीं किया जा रहा था। लेकिन यहाँ देखिए स्थानीय भाषा की जो वो है उसको कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। बाद में लॉर्ड लिंटन के बाद एक आए थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? किस साल जो है इल्बर्ट बिल आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समय है, इसको काटिए, इसको भी काटिए और इसको भी काटिए। 1883 में भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। भारत के सबसे उदार वायसराय कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने भारत को काफी कुछ अच्छी चीजें दी। इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको हटा दिया। इसके अलावा इनके टाइम पे एक बिल आया जिसका नाम है इल्बर्ट बिल। ठीक है, इल्बर्ट नाम के व्यक्ति ने इस बिल को डिजाइन किया था, इसलिए इसे इल्बर्ट बिल कहते हैं। और इसमें क्या था कि अभी तक क्या था कि भारतीय जो इंडियन लोग हैं वो जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिशर क्रिमिनल लोग हैं, उनकी सुनवाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, हालांकि ये क्रिमिनल है लेकिन फिर भी भारतीय लोग के लोगों को अधिकार नहीं है, जजों को अधिकार नहीं है कि वो उनकी सुनवाई कर सके। लेकिन अब इस बिल में क्या किया गया कि इंडियन लोग भी उनकी सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा खिलाफत हुई अंग्रेजों के द्वारा और इसकी वजह से इसको वापस लेना पड़ा। और इसी से नाराज होकर शायद नहीं, कंफर्म है कि लॉर्ड रिपन ने इससे नाराज होकर जो है फाइनली इस्तीफा भी दे दिया। नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी एक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, या एक व्यापारी और प्रचारक थे, एक एजुकेशनिस्ट थे,
या इनमें से कौन, बताइए। तो नौरोजी वाज सेटल्ड इन लंदन, पहली बात तो वहां पर बिजनेसमैन भी थे और पब्लिसिस्ट भी थे। 1866 की बात है, इन्होंने वहां पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की ताकि भारतीय लोगों के मुद्दों को अंग्रेजों के सामने ब्रिटेन में रखा जा सके, क्योंकि उनको लगता था ईस्ट इंडिया कंपनी और जो अंग्रेज वहां राज कर रहे हैं भारत में, वो पूरी बात यहाँ तक नहीं पहुंचाते हैं। उसके बाद ये पहले व्यक्ति थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, हाउस ऑफ कॉमन्स में सिलेक्ट हुए, ब्रिटेन की जो एक सदन होता है उसमें, ठीक है। और ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं, भारत के नहीं, जो वहां पर सिलेक्ट हुए। इसके अलावा वो आप सभी जानते हैं कि ये नरम दल के हैं, मॉडरेट हैं, कांग्रेस से रिलेटेड थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो कांग्रेस वर्ड इनके द्वारा ही दिया गया, ठीक है। 1886 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। उसके बाद 1906 में ये फिर से प्रेसिडेंट रहे और यहाँ पर पहली बार स्वराज वर्ड को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा ये पारसी धर्म में रिफॉर्म के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसमें इन्होंने बताया कि असल में हमारी जो गरीबी है वो अंग्रेजों की वजह से है, और जो अंग्रेज जो है वो हमारे वेल्थ का ड्रेन कर रहे हैं, यानी कि हमारे धन का बहिर्गमन हो रहा है वो, यानी कि उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया। और आधुनिक भारत में भारत की पहली बार पर कैपिटा इनकम इन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो है इन्होंने निकाली थी। तो इस तरीके से इनका बड़ा रोल रहा है नौरोजी का। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार वाज एंडेड इन विच ईयर, कौन से साल सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था? रीजन है कि 1945 का जो ईयर है, इसमें जो वर्ल्ड वार खत्म हुआ उससे डिसाइड हो गया था कि भारत को आजाद ही करना है। तो इसकी वजह से जो है आपको नेशनल मूवमेंट में चीज पढ़नी है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में शुरू हुआ, ठीक है। और यहाँ पर विवाद हो गया कि भारतीयों से पूछे बगैर भारत को अलग कह दिया गया कि भारत भी एक पार्टी है इसमें। इसकी वजह से कांग्रेस ने अपने सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था, और बाद में ये फाइनली 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का रास्ता बना, और 1945 तक आते आते अंग्रेजों को लग गया कि अब भारत को आजाद करना ही पड़ेगा। स्लोगन फॉर पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ विच लीडर, पूर्ण स्वराज का नारा किसकी अध्यक्षता में घोषित किया गया था? पहले मैंने कहा कि 1906 में दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था कि स्वराज की डिमांड की थी, और वो स्वराज क्या था? डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस होता है कि आंतरिक मामले हमें दे दिया जाए और बाहर के मामले अंग्रेज देखें, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरनल मैटर है वो इंडियंस को दे दिया जाए, और आउटर मैटर जो है जैसे विदेश नीति है, डिफेंस है, वो उनके पास रहे। तो वो तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। लेकिन बाद में 1929 में एक अधिवेशन हुआ जो कि लाहौर में हुआ। लाहौर में रावी नदी के किनारे पर अधिवेशन हुआ। ये दिसंबर 1929 में शुरू हुआ था और 1930 की जनवरी तक चला, ठीक है। इसी दौरान कांग्रेस की तरफ से और गांधी जी की तरफ से ये डिमांड की गई थी, हमारी कुछ मांगे ये मान ली जाए, अंग्रेज लोग मान ले, अदरवाइज हम अगर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हैं तो फिर हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, यानी कि फ्रीडम इंटरनल मैटर में और साथ ही साथ एक्सटर्नल मैटर में भी फ्रीडम मांगेंगे। तो यही बात हुई, और लाहौर अधिवेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। वो तिरंगा आज जैसा नहीं था, उसमें जो चक्र है उसकी जगह चरखा हुआ करता था, ठीक है। तो वो तिरंगा जब फहराया तो उस तिरंगे में फाइनली उन्होंने ये कह दिया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में काम हुआ था, ठीक है। आई थिंक चीजें क्लियर है, बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई? देखो देखो फर्स्ट इंडियन लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, पहले भारतीय। और ये भी अच्छी बात है कि सारे भारतीय दिए हुए हैं, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, सी राजगोपालाचारी। अदरवाइज भारत जब आजाद हुआ तो पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उनको कहा गया कि आप कुछ समय तक रहिए, क्योंकि देशी रियासतों के लोग आपसे जो है आपका सम्मान करते हैं।
तो आप उनको हमारे देश में मिलाने में हमारी मदद करें, देश को सेट होने में सेटल करने में अपना मदद करें, और ताकि आपको लोग जो है फ्यूचर की जनरेशन आपको एक विलन के रूप में ना देखे। तो ये मान गए और 1 साल के लिए इनको बनाया गया और उसके बाद फिर सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नेशनल मूवमेंट? नेशनल मूवमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पीपल वर सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल इन 1870s और 1880। ये तो देखिए इनका कौन सा सत्य है? इसका मतलब 3 गलत होंगे और 1 ठीक होगा, और हमें ये निकालना, ये जरूर पढ़े कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। हम मोस्टली सत्य ही एक्सपेक्ट करते हैं और यहाँ बहुत बार असत्य आ जाता है, और जब असत्य आता है तो हम फिर ये गलत हो जाता है। ठीक है, आर्म एक्ट वाज पास्ड इन 1875, ये भी गलत है। 1878 में आर्म एक्ट पास किया गया था लॉर्ड लिंटन के द्वारा। इसमें क्या था कि भारतीय लोगों को बगैर लाइसेंस के हथियार रखने की मनाही थी, जबकि अंग्रेज लोग रख सकते थे। और इसी साल में आपने देखा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी था। भारतीय स्थानीय जो अखबार है उन पे वो पाबंदियां लगा दी गई थी। एओ वाज ए चाइनीज एजुकेशनिस्ट, जी नहीं, वो चाइनीज शिक्षाविद नहीं थे। ठीक है, मुस्लिम लीग डिमांडेड इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम इन 1940। बिल्कुल, मुस्लिम लीग ने 1940 में मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये मांग की गई थी। ठीक है, पहली बार मुस्लिम लीग की तरफ से इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम 1940 में मांगा गया था। हालांकि कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि पहली बार मुस्लिम राज्य की कल्पना किसने की थी? तो वो मोहम्मद इकबाल ने की थी, जिन्होंने एक गीत लिखा है जिसका नाम है सारे जान से अच्छा। बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन करके इन्होंने ये थोड़ा इनके अंदर थोड़ा नैरो माइंडेडनेस आ गई, कट्टरता आ गई, और उन्होंने पहली बार इन्होंने ही कहा कि अलग राज्य बनाया जा सकता है। इन्होंने डिमांड नहीं की, इन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद रहमत अली नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि ब्रिटेन लंदन में पढ़ते थे, इन्होंने पाकिस्तान शब्द डिजाइन किया कि इन जगहों को मिला के पाकिस्तान नाम से बनाया जा सकता है। और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहां पर ये पैम्पलेट वगैरह बांट रहे थे, हालांकि उस समय इनको किसी ने सीरियस नहीं लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कांग्रेस इज द फर्स्ट 20 ईयर ऑफ फॉर्मेशन वाज मॉडरेट। बिल्कुल, 1885 से लेकर 1905 तक का जो फेज है वो मॉडरेट फेज में थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? बंबई में गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई, और वहां पर केवल टोटल 72 लोग वहां पर मौजूद थे और फाउंडिंग मेंबर बने वो। और वहां पर व्योमकेश बनर्जी जो है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है, WC बनर्जी जो है वो पहले प्रेसिडेंट बने, और कांग्रेस के फाउंडर कौन है? AO। वहां पर जो अधिवेशन हुआ वो पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में कोलरा यानी कि हैजा फैल गया, तो आनंद फानंद में उसका स्थान बदल दिया गया। फर्स्ट 20 ईयर में ये मॉडरेट थी। इसने कहा कौन सा सत्य है? ये तो ठीक है। इन 1930 गांधी जी लेड ए मार्च टू ब्रेक द सल्ट लॉ। अच्छा, सत्य नहीं है ये पूछा है, सॉरी, इट इज नॉट ट्रू। इसका मतलब 3 ठीक होंगे और 1 गलत होगा। ये सबसे डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें आप हमेशा गलत पढ़ते हैं और इसको गलत करके आते हैं। कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 ईयर ऑफ इट्स फॉर्मेशन वाज मॉडरेट। अपने गठन के बीच, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी ठीक है क्योंकि गांधी जी के द्वारा साल्ट लॉ इसी में तोड़ा गया था। लीडर ऑफ खिलाफत एजिटेशन वाज मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये भी ठीक है, तो कोई भी गलत नहीं है, तो हमारा सही आंसर ये हो गया, नन ऑफ द। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। एक अच्छा रिवीजन देने की कोशिश रहेगी आपको। कोशिश है कि रेगुलर क्लासेस आपको दी जाए ताकि आपका रिवीजन हो। ठीक है, जल्द ही साइंस की क्लासेस भी शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कोर्स पे जोर है, ईवीएस का कोर्स इस वीक जो है मैक्सिमम खत्म करना है, फिर साइंस के कोर्स पे जोर हो जाएगा और उसको 15-20 दिन के अंदर उसको भी खत्म करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से क्लासेस भी वहां पे आने शुरू हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ। थोड़ा मोटिवेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, जिसका नाम है रश्मि रथी। उस कविता को जरूर पढ़ें। एक सॉन्ग है जिसका नाम, जो दंगल मूवी का टाइटल ट्रैक है, उसको लिरिकल जो है आप उसको देखें, रोजाना देखें, बहुत ज्यादा आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। उसकी जो वर्डिंग है बहुत अच्छी है। माँ के पेट से मरगत तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। ये जीवन संघर्ष का नाम है।
ठीक है। जब आप जन्म लेते हैं उससे लेकर आपकी मृत्यु तक हम संघर्ष ही करते हैं। संघर्ष करना सीख लिया तो जीवन आ गया, संघर्ष करना नहीं सीखा तो हमेशा दुखी रहेंगे और हमेशा नेगेटिव अप्रोच रहेगी आपकी। तो समझ लीजिए, इस चीज को अपने मन में उतार लीजिए कि जीवन संघर्ष का नाम है। अगर ये नहीं समझा तो फिर आप दुखी भी होंगे, आपको दुख भी ज्यादा परेशान करेगा। ठीक है, तो जीवन में दुख और सुख सभी आएंगे। ठीक है, उसमें एक और चीज कहिए, एक वर्ड से धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थपथपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी, जैसे एक हाथी होता है बावला, एक पागल हाथी होता है, उसकी जैसी हर चुनौती है रे। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी बड़ी आंख दिखलाती है, मतलब वो दूर से ऐसी हमें डराती है चुनौती। ठीक है, तो आंख में उसकी आंख मिला के बढ़ जाने का नाम है प्यारे बंगाल लगल। और रश्मि रति की जो कविता है उसमें भी आप एक कुछ लाइनें मैं बताना चाहूंगा कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, यानी कि जो पांडव थे वो वनों में घूम रहे थे, पत्थरों से लड़ते हुए, मौसम से लड़ते हुए, और बाधा विघ्नों को चुम चुम, यानी कि बाधा और विघ्न जो आ रहे थे उनसे दो चार हो रहे थे। ठीक है, स धूप घाम पानी पत्थर, यानी कि संघर्ष करके धूप घाम पानी पत्थर को वो सहन करते हुए पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। ध्यान रखिए, हर हर एक की लाइफ में भाग्य किस्मत मौका देती है। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। तो आप अगर संघर्ष करेंगे, अगर आप अपने लिए सिंसियरिटी से पढ़ेंगे तो आपका सौभाग्य जरूर जागेगा। इस चीज को मैं आपको जो है एश्योर करता हूँ। वैकेंसीज नियर अबाउट है, कभी भी पब्लिश हो सकती है। बस आपको नेगेटिव नहीं होना है और अपनी तैयारी को, बहुत बच्चे काफी पहले से जुड़े हुए हैं, वो अपनी तैयारी को धार दीजिए। और जो बच्चे अभी हमसे जुड़े हैं वो बच्चे जो है अपनी तैयारी को बेसिक को कंप्लीट कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, उसके लिए आप एनसीईआरटी पे फोकस कर सकते हैं केवीएस के लिए, लेकिन आप डीएसएसबी या बाकी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की आईटी की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तैयारी शुरू की, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप कंटेंट कोर्स जल्दी ज्वाइन करें ताकि आपका टाइम बचे। चलिए मिलते हैं नई क्लासेस में। आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।